डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम BSN 5th सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल के यूनिट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, जिसके वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का सेकंड पार्ट देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट इंतहाई आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं TLP के यूनिट नंबर 1 को, जिसका नेम है रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इस यूनिट के कंटेंट को हमारे पास एक्नॉलेज किया है सर इमरान वहीद सर ने, फैकल्टी ऑफ नर्सिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर। सबसे पहले आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं थिंकिंग किसे कहते हैं। थिंकिंग कहते हैं सोच को। जब भी कोई सिचुएशन, कोई प्रॉब्लम होती है या कोई जो है हमें कोई प्रॉब्लम पेश आई या कोई प्रॉब्लम का हमने सलूशन निकालना है या कोई हमारे पास एक सिचुएशन आ जाती है, तो उसके बारे में जो हमारे जहन में जो चीज़ें चलती हैं, जो क्वेश्चन हमारे जहन में होते हैं या जो उसका सलूशन जो हमारे जहन में बन रहा होता है, तो इसको कहते हैं थिंकिंग। अब क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग एक लॉजिक और स्टेप वाइज प्रोसेस होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए जो हमारे जहन में जितने भी प्रोसेस होते हैं, जितने भी जो हैं वो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं और जितनी चीज़ें जो हम सोचते हैं, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। लेकिन आपकी थिंकिंग जब पर्पसफुल होगी, पर्पसफुल क्या, कोई मकसद के लिए होगी, कोई स्पेसिफिक लॉजिक बेस होगी, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के साथ होगी, तो तब हम इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। आगे जाके इसकी डिफिनीशन आ रही है तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। अब फर्स्ट स्लाइड हमारे पास है कि ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस। द थिंकिंग प्रोसेस वाज ओरिएंटेड बाय डॉक्टर इलियाहो गोल्डराट टॉम। कि जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये वर्ड जो फर्स्ट यूज किया था या ओरिएंट हुआ है या अखज़ आया है जो थिंकिंग प्रोसेस का, तो ये हमारे पास किसने अखज़ किया है? डॉक्टर इलियाहो गोल्डराट टॉम ने। अब ये थिंकिंग प्रोसेस है क्या? इट इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउ अस टू वर्बलाइज, कंस्ट्रक्ट, एनालाइज एंड कम्युनिकेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू प्रोपोज फीजिबल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जब कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है, कोई मुश्किल आती है हमारे पास, उसके बारे में जो हमारे जहन में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन जो हम सोचते हैं, सही है, या जो हमारे जहन में उसकी एनालिसिस होती है, उस प्रॉब्लम को जब हम एनालाइज करते हैं। अब एनालाइज किसे कहते हैं? ये आगे आ भी रहा है कि जब किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी चीज़ को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर हर पार्ट के बारे में अलग अलग सोचते हैं, उसका कनेक्शन देखते हैं, इसको एनालाइजिंग कहते हैं या एनालिसिस कहते हैं। तो थिंकिंग प्रोसेस हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसमें हम किसी भी प्रॉब्लम के सलूशन ढूंढने के लिए उसको वर्बलाइज करते हैं, मतलब बोलते हैं कि ये मसला क्या है, कंस्ट्रक्ट, उसका सॉल्यूशन कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस सॉल्यूशन प्रॉब्लम की एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं उस प्रॉब्लम को, और उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करते हैं किसी और के साथ कि उस प्रॉब्लम का काज क्या था, क्यों वो प्रॉब्लम आया, उससे कौन इफेक्ट हुआ, उससे कितना इफेक्ट हुआ। चलो प्रॉब्लम तो आया है, अब इसका सलूशन क्या होगा, चलो वो सलूशन तो मैंने सोच लिया, अब ये सलूशन मैं लोगों को कैसे बताऊंगा। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हमारे जहन में चलती हैं, इसको कहते हैं ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस। सही है।
अभी आप लोगों का जहन क्लियर होगा कि ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस क्या है, कि किसी भी प्रॉब्लम को समझना, उसको एनालाइज करना, उस देखना कि वो प्रॉब्लम क्यों आया, कैसे आया, कौन इफेक्ट हुआ। अच्छा, अब उस प्रॉब्लम को मैंने किस तरह सॉल्यूशन ढूंढना है, उसके लिए सॉल्यूशन मैंने सोच लिया, अब ये किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह वर्बलाइज करना है इस सॉल्यूशन को, और उस प्रॉब्लम को मैंने किस तरह सॉल्व करना है। तो ये तमाम के तमाम कहते हैं ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है क्योंकि ये स्टेप वाइज गुजरता है आपका ब्रेन उन तमाम चीजों से सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। अब हमारे पास एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोट है कि द वर्ल्ड वी हैव क्रिएटेड इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर थिंकिंग। ये जितनी भी दुनिया है ये सोच पे बनी है। इट कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग आवर थिंकिंग। देखो, जब भी आप अगर अपने घर में सिंपल पौधा भी लगाते हो, सही है, पौधा भी लगाते हो, या आप अपने घर में एक छोटा सा कमरा भी बनाते हो, पहले आपने सोचा होता है कि मैं क्या करने वाला हूं, कैसे करूंगा। तो यहाँ पे ये जो मिसाल हैं, ये दुनिया में जितनी भी हम ये इमारतें देखते हैं, ये जहाज वगैरह, ये रोड्स वगैरह, ये बिल्डिंग्स वगैरह, तो ये जितनी भी ये दुनिया हमें नज़र आती हैं, ये पूरी की पूरी सोच पे डिपेंड करती हैं। और दुनिया तब चेंज हो सकती है जब हम अपने सोच को चेंज कर ले। तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक कोड। तो इससे आप लोगों ने क्या अखज़ करना है? ये अखज़ करना है कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जो थिंकिंग हम करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, तो वो अगर हमारी सही होगी तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली और सही तरीके से आएगा। अब ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस जो है ये कहाँ से आया? समझ तो हमें आ गई कि किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो हमारे जहन में जितनी भी बातें चलती हैं कि वो कहाँ से आया, क्यों आया, कौन इफेक्ट हुए, चलो वो प्रॉब्लम को अब हम हल कैसे करेंगे, फिर जो उसका हल है वो लोगों को कैसे बताएंगे। तो ये जितना भी प्रोसेस हमारे माइंड में चलता है ये ह्यूमन ब्रेन थिंकिंग प्रोसेस है। अब थिंकिंग एग्जिस्ट एज द टॉप मेंटल एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय ह्यूमन। और ये हमारे जो थिंकिंग है, जो सोचना है, ये हमारी मेंटल एक्टिविटी की एक टॉप लेवल है और ये हर एक ह्यूमन में होती है और ये बचपन से होती है, बाय बर्थ। देखो, छोटा बच्चा होता है ना, वो लेटा होगा, वो नहीं रोता, लेकिन जब भी उसको भूख लगती है वो रोना स्टार्ट कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं रोऊंगा तो फिर मेरी मदर मुझे अटेंशन देगी और मुझे जो है ना फीड मिलेगा और मेरा पेट भर जाएगा। तो थिंकिंग जो है ये बचपन से इंसान की स्टार्ट होती है और ये एक टॉप मेंटल एक्टिविटी है। किस तरह? हमारा माइंड बहुत सी एक्टिविटी वो करता है, उसमें जो थिंकिंग है वो उसकी टॉप लेवल की है। सही है। ऑल ह्यूमन अकम्प्लिशमेंट एंड एडवांसमेंट कम फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ थॉट। जितनी भी हम काम वगैरह करते हैं, जितने भी हम जो है अचीवमेंट्स वगैरह करते हैं, सारे की सारी चीज़ें हमारे थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं। मिसाल के तौर पे कल मेरा पेपर है, अगर मैं ये ना सोचूं कि पेपर किस चीज़ का है, उसमें जो है कौन से यूनिट आ सकते हैं, उसके लिए मैंने कैसे तैयारी करनी है, तो क्या मैं वो पेपर पास कर सकता हूँ? नहीं। तो जितनी भी हमारे अकम्प्लिशमेंट या अचीवमेंट या एडवांसमेंट होगी वो सब के सब रिजल्ट करते हैं थॉट्स पे। थॉट एंड एक्टिविटी आर इनसेपरेबल। इनसेपरेबल क्या है कि जितनी भी हमारी एक्टिविटी है उसके लिए हम सोचते हैं, सोच और काम ये इन दो को आप अलग नहीं कर सकते। क्या मतलब? मिसाल इसका ये है कि आप लोग अभी ये लेक्चर देख रहे हो ना, तो ये एक्टिविटी है आपकी, आप इस चीज़ को सुन रहे हो और देख रहे हो, लेकिन इसके लिए आपने सोचा होगा ना कि ये यूनिट मैंने समझना है, इस यूनिट को जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या मुश्किल पॉइंट्स मैंने क्लियर करने हैं, तो वो आपका थॉट्स था और एक्टिविटी, तो ये दोनों हमारे पास साइड बाय साइड चलते हैं। ऑल ह्यूमन नॉर्मली परस्यू एन एक्शन इन हिज माइंड बिफोर अंडरटेकिंग एन एक्टिविटी। और कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं ना, तो उससे पहले हमारे जहन कुछ ना कुछ एक्शन हमें देता है। सही है। मिसाल के तौर पे अगर रास्ते से आप एक पत्थर भी उठाते हो तो आपकी जहन ने ये सोचा होता है कि ये आप क्यों उठा रहे हो, आपके जहन में बात आ जाती है कोई उस पर गिर जाए, जो है वो जगह खराब लग रही है, गंदी लग रही है, सड़क साफ हो जाए, तो कुछ ना कुछ आपके माइंड में होता है, उसके बाद आप एक्टिविटी करते हो।
कॉग्निशन रिफर टू थॉट प्रोसेस। कॉग्निशन, कॉग्निटिव लेवल जो है वो आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है। तो एक पर्सन जितना अच्छा सोचता है, जितना सही तरीके से सोचता है, तो उसका कॉग्निटिव लेवल उतना अच्छा होता है। तो कॉग्निशन समथिंग रिलेटेड टू आवर थिंकिंग थॉट प्रोसेस। तो अगर आपके पेपर में एमसीक्यूज आता है कॉग्निटिव रिलेटेड, तो उसका मतलब क्या होगा? थॉट प्रोसेस, जो आप लोगों ने साइकोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप लोग, कॉग्निटिव लेवल। अब ये इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं एग्जाम्स के हवाले से। टाइप ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग सोच के कौन कौन से टाइप्स हैं? कंक्रीट थिंकिंग वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग वर्सेस एनालिटिकल थिंकिंग, सिक्वेंशियल थिंकिंग वर्सेस होलिस्टिक थिंकिंग। तो अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं ये सारे टाइप्स को, और आप इसको समझ लें, क्योंकि इन टाइप से एक या दो एमसीक्यूज आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। सबसे पहले जो दो टाइप्स हैं वो है कंक्रीट थिंकिंग वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब कंक्रीट थिंकिंग किसे कहते हैं? Concrete thinking refer to thinking on the surface or are visible, allowing any individual to observe and understand. जो कंक्रीट थिंकिंग होती है वो जो फिजिकली हमें एक चीज नजर आती है या जिस चीज को हम फिजिकली महसूस करते हैं उसको कहते हैं कंक्रीट थिंकिंग। क्या मतलब? मिसाल के तौर पे अगर हम नर्सिंग के हवाले से एग्जांपल दें, तो एक नर्स अगर एक पेशेंट रो रहा है, क्राई कर रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मेरी जो कंक्रीट थिंकिंग होगी तो वो ये होगी कि ये पर्सन रो रहा है तो क्यों रो रहा है। तो ये मेरी कंक्रीट थिंकिंग होगी, क्योंकि वो रो रहा है तो मैं उसको सुन भी रहा हूं और उसको देख भी रहा हूं। तो कंक्रीट थिंकिंग हमेशा वो थिंकिंग होती है जो हम उस चीज पे करते हैं जिसको हम फिजिकली देखते हैं, जो विजिबल होता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? रिक्वायर मच मोर एनालिसिस एंड गोज डीपर। जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है तो उस पे हम ज्यादा एनालिसिस करते हैं और उसको डीपली देखते हैं। क्या मतलब? वो पर्सन जो रो रहा था, तो कंक्रीट थिंकिंग हमने ये की कि ये पर्सन रो रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होगी? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये होगी कि ये पर्सन अगर रो रहा है तो इसके बिहाइंड रीजन क्या है, ये क्यों रो रहा है, तो वो रीजन तो हमें नजर नहीं आता। आया उसका जो है पेट में दर्द है, आया जो है उसको हेडेक हो रहा है, आया उसकी सर्जरी हुई थी, उसकी पेन की वजह से वो रो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो विजिबल नहीं होती और वो एक डीप थिंकिंग होती है बनिस्बत कंक्रीट थिंकिंग के, जो कि हमारे पास एक विजिबल और ऑन सरफेस जो थिंकिंग होती है। नीचे एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करूंगा तो उससे भी आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। कंक्रीट थिंकिंग विल ओनली कंसीडर द लिटरल मीनिंग, while abstract thinking goes deeper than the facts to consider multiple or hidden meaning। जो कंक्रीट थिंकिंग होती है वो लिटरल चीजों को दिखाई देता है। लिटरल चीजें जो हैं, जिस तरह एक लफ्ज होता है ना, उसकी लफ्जी मानी और उसका बिहाइंड क्या मतलब है, ये दो चीजें, सही है। तो कंक्रीट थिंकिंग होती है वो हम विजिबल चीजों को देखते हैं। इसकी यहां पे नीचे जो इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि जो पाकिस्तान का झंडा है, फ्लैग है, तो उसमें दो कलर हैं, एक वाइट कलर है, एक ग्रीन कलर। अब इस पे कंक्रीट थिंकिंग करो तो आप क्या कहोगे जी? इसमें सफेद कलर जो छोटा है और ग्रीन कलर जो काफी बड़ा है। तो ये आपकी कंक्रीट थिंकिंग होगी। अब इस पे आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है तो वो हम आपको बताते हैं। कंक्रीट थिंकिंग रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कंप्रिहेंडिंग एंड अप्लाइंग फैक्चुअल नॉलेज। जो फैक्ट है, जो सबको नजर आ रहा है, जो रियलिटी है, वो कंक्रीट थिंकिंग उसको कहते हैं, वो हम कंक्रीट थिंकिंग में कंसिडर करते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग गोज बियॉन्ड ऑल द विजिबल एंड प्रेजेंट थिंग टू फाइंड अंडरलाइंग पर्पस। लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है वो जो चीजें हमें नजर आती हैं उसके डीप वो देखता है। अब आप लोग इस फ्लैग को देख लें, इसमें अगर हम कंक्रीट थिंकिंग करेंगे तो ये हम कहेंगे कि जी इसका क्या है कि इसका कुछ हिस्सा वाइट कलर का है
और कुछ और मैक्सिमम हिस्सा इसका ग्रीन कलर का है। अब ये कंक्रीट थिंकिंग आपको हो गई, जो विजिबल हैं, जो फैक्ट हैं, जो सबको नजर आ रहा है। लेकिन इस पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये है कि ये जो वाइट कलर है, तो ये तो चलो नजर तो आ रहा है, वो तो कंक्रीट में हो गया, लेकिन ये वाइट कलर माइनॉरिटी को शो करता है कि पाकिस्तान में पीस है, अमन है माइनॉरिटी लोगों के लिए। जबकि ये ग्रीन कलर जो है ये क्या शो करता है? इसके लिए जब आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करोगे तो ये मेजॉरिटी यहां पे इस्लाम और मुस्लिम लोग रहते हैं, इस्लामिक और मुस्लिम लोग रहते हैं। और क्या करता है? ये भी हमारे पास इत्तेफाक को, यूनिटी को शो करता है। तो क्या है कि ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गई। तो कंक्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में फर्क यह है कि कंक्रीट थिंकिंग जो विजिबल चीजें हमें नजर आती हैं या जो फैक्ट होता है हम उस पर सोचते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो हमारे पास एक सिचुएशन, उसके बिहाइंड क्या है। अगर एक पेशेंट रो रहा है तो उसके क्या रीजन हो सकते हैं, वो क्यों रो रहा है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब मैं उम्मीद करता हूं कि कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का आप लोगों को पता चल गया होगा। यहां पे एग्जांपल जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कंक्रीट थिंकर विल लुक एट द फ्लैग एंड ओनली सी स्पेसिफिक कलर मार्किंग एंड सिंबल दैट अपीयर ऑन क्लॉथ। मिसाल के तौर पे जो झंडे पे जो निशान हैं, जो चीज़ें बनी हैं, जो कलर है, कंक्रीट थिंकर सिर्फ उस पे देखता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकर जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जो फ्लैग पे जो निशान, जो कलर या सिंबल लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, तो वो उस पे सोचता है। तो कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में ये फर्क है, एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। अभी जो सेकंड टाइप है हमारे पास वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग वर्सेस डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व ब्रिंगिंग फैक्ट्स एंड डेटा together from various source and then apply logic and knowledge to solve problem and to make informed decision or to find a single answer। मिसाल मैं आपको दे दूं कि आपके पास एक पेशेंट की डेथ हो गई वार्ड में, एक पेशेंट की डेथ हो गई वार्ड में, तो क्या करते हैं आप सोचते हो। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी क्या होगी? ये मेडिसिन की वजह से इसकी डेथ हुई, या डिजीज की वजह से डेथ हुई, या जो है कोई इन्वायरमेंट में इशू था उसकी वजह से डेथ हुई, या किसी नर्स या डॉक्टर की गलती की वजह से डेथ हुई, या कोई और रीजन, कोई और बीमारी, हार्ट वगैरह इशू आया और इसकी डेथ हुई, या कोई मशीन में मसला था, कार्डिक मॉनिटर में मसला था, या वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगा उसकी डेथ हुई। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट, कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऑफ डिफरेंट सोर्सेस से रीजन और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो और आपका मिशन क्या होता है उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना, तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट। डिफरेंट जगह से आप एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज होते हो तो उसको क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। मिसाल के तौर पे आपने ये टीएलपी सब्जेक्ट कवर करना है, अब सब्जेक्ट एक है आपने कवर करना है, आप यूट्यूब भी यूज करते हो, यूट्यूब से कोई चीजें आपने ली, आपने बुक्स पढ़े, सीनियर से पूछा, क्लास में टीचर से पूछा, तो ये क्या है? इसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब डिफरेंट सोर्सेज आप वेरियस सोर्सेज आप यूज करते हो तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। एक प्रॉब्लम है उसके लिए आप डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन सोचते हो तो उसको फिर हम कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। ये हमारे पास मिसाल है किस चीज की? कन्वर्जेंट थिंकिंग की। देखो डिफरेंट फैक्ट्स आप जमा करते हो एक आंसर ढूंढने के लिए। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग का जो अपोजिट है वो क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन्वॉल्व ब्रेकिंग अ टॉपिक अपार्ट to explore its various component parts and then generating new idea and solution, thinking outward instead of inward। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक प्रॉब्लम है, मिसाल के तौर पे एक डिजीज है किसी पर्सन में और हम देखना चाहते हैं कि एक पर्सन को टीबी है, टीबी तो उसके क्या मसले हो सकते हैं? उस पर्सन के सांस में मसला हो सकता है, बॉडी वेट उसका कम हो सकता है,
लाइफ जो है उसकी ख़राब हो सकती है, टेंशन डिप्रेशन में वो जा सकता है। तो इसको कहते हैं आउटवर्ड थिंकिंग, कि स्टिमुलस आपका एक है और उसके पॉसिबल कंसिक्वेंसेस आप देखते हो, तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो अगर आपको कोई कहे कि इस क्वेश्चन पे डाइवर्जेंट थिंकिंग कर लो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि ये क्वेश्चन के पॉसिबल कंसिक्वेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, इसके पॉसिबल प्रॉब्लम्स कौन कौन से ये क्रिएट कर सकता है। तो इसको कहते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग। और यहाँ पे मैंने आपको मिसाल दी कि मिसाल के तौर पे पेशेंट को एक डिजीज है ना, वो डिजीज की वजह से उस पेशेंट में कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, वो तो डिजीज तो एक है लेकिन सिम्टम उसके ज्यादा हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं डाइवर्ज करना, एक्सप्लोर करना। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर टाइप है तो वो है एनालिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग। तो एनालिटिकल थिंकिंग को समहाउ हमने एक्सप्लेन भी किया। एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो निकला है एनालिसिस से। जब भी आपको कोई कहे कि एक प्रॉब्लम की एनालिसिस कर लो या किसी सिचुएशन की पर एनालिटिकल थिंकिंग कर लो, तो आपने क्या करना है कि एनालिटिकल थिंकिंग इज अबाउट ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन डाउन इनटू इट्स पार्ट्स एंड एग्जामिन दोज पार्ट देयर रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बाइसिकल है और आपको कोई कहे कि इस पे आप एनालिटिकल थिंकिंग कर लो, तो फिर आपने क्या करना है, आप कहोगे कि जी ये बाइसिकल चलती है इन टायर्स की वजह से, सही है। दूसरा पार्ट इसका ये पेडल भी है जिस पे हमने पाँव मारना है तो ये साइकिल चलेगी। तो ये पेडल और बाइसिकल आपस में कनेक्ट है इन चेंज की मदद से। तो एनालिटिकल थिंकिंग वो भी इसको कहते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन को हमने क्या करना है, ब्रेक्स करना है और एग्जामिन करना है उनके पार्ट्स को और उन पार्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो आप लोगों ने थिंकिंग भी इस तरह करनी है कि अगर एक प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर आप कहोगे कि चलो ये प्रॉब्लम आया तो इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, तो वो डिफरेंट लोगों को पता चल जाता है। अब अगर ये पर्सन इन्वॉल्व था तो ये दूसरे पर्सन के साथ किस रिलेशन में इन्वॉल्व है। पेशेंट को गलत मेडिसिन अगर मिले हैं तो ये गलती किसकी थी, फार्मासिस्ट की भी है, उसने गलत मेडिसिन दिए, नर्स की है उसने गलत मेडिसिन लगाए, दूसरे स्टाफ की है उसने गलत मेडिसिन बनाए। तो फिर इसको कहते हैं एनालिटिकल थिंकिंग या एनालिसिस, कि आप सिचुएशन को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करते हो और हर एक पार्ट के बारे में अलग अलग सोचते हो। दूसरा है क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग क्या है कि आप एक सिचुएशन में एक नए अंदाज से सोचते हो या उसमें एक नई चीज के बारे में सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बाइसिकल है, इसमें आपकी जो क्रिएटिव थिंकिंग होगी तो वो क्या होगी, वो ये होगी कि अगर यहाँ पे एक सीट लगा दी जाए तो जो है दूसरा पर्सन इस पे बैठ सकता है, यहाँ पे अगर इसके साथ बास्केट लगा दी जाए तो हम इसमें सामान लेकर जा सकते हैं, यहाँ पे अगर छोटी सीट लगाई जाए तो यहाँ पे किसी बच्चे को बिठाया जा सकता है। तो ये क्या है, क्रिएटिव थिंकिंग है कि आप कोई नई चीज के बारे में सोचते हो या कोई नया सोल्यूशन ढूंढते हो, तो उसको क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। और लास्ट जो दो टाइप्स हैं तो एक है सिक्वेंशियल थिंकिंग, दूसरा है होलिस्टिक थिंकिंग। सिक्वेंशियल निकला है सीक्वेंस से, कि अगर एक प्रॉब्लम के बारे में हम सोचते हैं तो सीक्वेंस से स्टेप वाइज हम उस पर सोचते हैं। जिस तरह हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस है ना, उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। जब हम असेसमेंट कर लेते हैं फिर हम डायग्नोज बनाते हैं। जब हम डायग्नोसिस बना लेते हैं फिर उन डायग्नोसिस के लिए हम प्लानिंग करते हैं। जब हम प्लानिंग करते हैं तो उस प्लान के बाद हम फिर इंटरवेंशन करते हैं और फिर इवैल्यूएशन। तो किसी भी सिचुएशन के बारे में जब आप सीक्वेंस स्टेप वाइज सोचते हैं तो इसको कहते हैं सीक्वेंशियल थिंकिंग। होलिस्टिक थिंकिंग किसे कहते हैं, होलिस्टिक थिंकिंग कहते हैं ओवरऑल जब आप एक चीज के बारे में कंबाइनली सोचते हैं। किस तरह, अगर आपको कोई कहे कि जी नर्सिंग आपने 4 साल में करना है, अगर आप को कोई कहे कि जी नर्सिंग में जिस तरह हमारे पास 8 सेमेस्टर होते हैं, तो इसमें अगर आप सीक्वेंशियल थिंकिंग करते हो तो आप फिर सोचते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने क्या पढ़ना है, फिर सेकंड में क्या पढ़ना है, फिर थर्ड में क्या पढ़ना है। तो ये सीक्वेंस वाइज, तो ये सीक्वेंशियल थिंकिंग है। अगर आप ये सोचते हो कि ओवरऑल BSN में मैं कौन कौन से मेन सब्जेक्ट पढ़ूंगा,
सही है तो वो आपका मेन सब्जेक्ट आप देख लेते हो। चलो बीएसएन करने के बाद मुझे जॉब कौन सी मिलेगी, बीएसएन करने के बाद मैं कौन सी पोजीशन पे होऊंगा। तो वो होलिस्टिक थिंकिंग होती है कि जब आप एक सिचुएशन को ओवरऑल देखते हो, उस पर ओवरऑल सोचते हो। तो ये जितनी भी हमने 8 टाइप्स पढ़े तो ये आपस में रिलेट करते थे। तो ये 8 टाइप्स को आपने जो है सही से सीखना है, क्योंकि इसमें से आप लोगों का एमसीक्यूज आएगा। फिर भी अगर आपको इन टाइप्स की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग पे। आप लोगों ने शायद सोचा होगा कि एक पेशेंट क्रिटिकल है, मरीज क्रिटिकल है, या ये सिचुएशन क्रिटिकल है। तो वो सिचुएशन क्रिटिकल क्यों होती हैं? वो इसलिए होती हैं कि उसका हर एक एस्पेक्ट को आपने तवज्जो से देखना होता है, तवज्जो के साथ मैनेज करना होता है, तब उसको क्रिटिकल कहते हैं। इसी तरह अगर आपकी सोच वो क्या हो, वो पर्पसफुल हो, किसी खास मकसद के बेस पे हो, एक खास सीक्वेंस के मुताबिक हो, उसका एक खास पर्पस हो, तब हम उसको कहेंगे कि आपकी थिंकिंग क्रिटिकल है। अब डिफिनेशन पे आ जाते हैं। अ केयरफुल एंड गोल डायरेक्टेड थिंकिंग दैट इज यूज्ड टू असेस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, आइडेंटिफाई एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम एंड मेक डिसीजन अबाउट एन एक्शन प्लान। तो इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्या है कि ये केयरफुल हैं। केयरफुल क्या? इंतहाई एहतियात के साथ हर एक चीज पे, हर एक एस्पेक्ट पे आप सोच रहे हो। गोल ओरिएंटेड, गोल डायरेक्टेड थिंकिंग है, किसी खास मकसद के लिए आपकी थिंकिंग है, किसी खास मकसद के लिए आप सोच रहे हो, या कोई प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, या किसी प्रॉब्लम के जो है सलूशन आपने निकालने हैं, किसी चीज के कॉजेज आपने मालूम करने हैं। और इसको हम यूज क्यों करते हैं? कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को असेस करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें प्रॉब्लम्स कौन कौन से हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए। चलो प्रॉब्लम तो आपको ने ढूंढ लिए, अब आप उसके बारे में डिसीजन कैसे लोगे, उस मसले को कैसे हल करोगे। तो इस तरह सिचुएशन के लिए जब आप सोचते हो तो आपकी वो सोच क्रिटिकल थिंकिंग होती है। तो आज से आप लोगों ने अपने एग्जाम्स और फ्यूचर के बारे में भी क्रिटिकल थिंकिंग करनी है कि आप कौन से पोजीशन पे हो, आपने क्या करना होगा कि आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, अपनी जीपीए को इंक्रीज कर सकते हो। तो जब आपकी सोच पर्पसफुल होगी, केयरफुल होगी और किसी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने के लिए होगी, तो उसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। Critical thinking is considered a fundamental cognitive process for knowledge development and utilization। आप जब नॉलेज को डेवलप करते हो, कोई न्यू इंफॉर्मेशन आती है तो वो क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे आती हैं, किसी ने उस पर सोचा होता है। और अगर आप किसी नॉलेज को यूटिलाइज करते हो, मिसाल के तौर पे आपने एक डिजीज की ट्रीटमेंट आपने पढ़ ली, आपने सोच लिया, आपने उसको समझ लिया, तो तब आप उसको यूटिलाइज करोगे जब आपने क्रिटिकली थिंक किया है, आपको पता है कि इससे मैं एक डिजीज को किस तरह ट्रीट करूंगा, तो तब आप उसको यूज कर सकोगे। एंड इट इज एप्लीकेबल टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग इन एनी कंटेक्स्ट वेयर इट इज अ सोशल, क्लिनिकल, एथिकल, मैनेजरल और पॉलिटिकल। देखो क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसको आप अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हो, हॉस्पिटल साइड पे भी और अपने एजुकेशन साइड पे भी, कहीं पे भी यूज कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगा और उसके बारे में आप ये सोचोगे कि उस मसले को का हल कहां से आएगा, और उसके बारे में जो आपकी सोच होगी, तो उसको हम फिर क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। लिहाजा क्रिटिकल थिंकिंग को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं क्रिटिकल थिंकिंग के? द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज एज सिग्निफिकेंट एज द आउटकम, कि आप किस तरह सोच रहे हो। वो प्रोसेस जो है, जो पहले हमने डिस्कस किया शुरू में, वो उतना इंपॉर्टेंट है जितना उस थिंकिंग का रिजल्ट। मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी प्रॉब्लम का सलूशन सोच रहा हूं, तो उसका सलूशन जो मैंने सोच लिया वो जितना अहम है उतना वो इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे उसका सलूशन सोचा, वो प्रोसेस। दूसरा, बी एट्यून्ड टू योर ओन बिलीफ, वैल्यूज एंड प्रेजुडिस एज वेल एज योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। तो
तो जो कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग करता है तो बिलीफ के मुताबिक, वैल्यूज के मुताबिक, जो आप किस चीज को वैल्यू देते हो, प्रिजुड्यूस के मुताबिक। प्रिजुडाइस किसे कहते हैं? प्रिजुडाइसिस जो है ये हमारा एक माइंड मैप होता है किसी पर्सन के बारे में, जो हमारा माइंड मैप वगैरह बन जाता है। तो ये चीजों को भी आपने सोचना है। मिसाल के तौर पे एक प्रॉब्लम आ गया, अब आपने ये नहीं देखना कि चलो एक प्रॉब्लम है जिसमें एक मुसलमान है एक गैर मुस्लिम है, उन्होंने मसला किया, तो ये नहीं कि आप कहो कि जी मैं मुसलमान हूं और मुझे पता है कि मुसलमान सच भी होते हैं, अब ये मुसलमान ने गलत नहीं किया, ये गैर मुस्लिम ने गलत किया है। नहीं, अपनी बिलीफ उस पर आपने कायम रहना है, लेकिन ऑन स्पॉट वो प्रॉब्लम देखनी है कि वो प्रॉब्लम कहां से आई, कैसे आई। तो इन चीजों का फिर आप लोगों ने अपने जहन में ये बात रखनी होगी। चैलेंज एजम्पशंस, जो एजम्पशंस होते हैं, एजम्पशंस वो बातें होती हैं जिनका प्रूफ नहीं होता। एविडेंस बंदा देता है लेकिन उसका एग्जैक्ट प्रूफ वो आपको नहीं दे सकता, तो उसको एजम्पशन, तो आप एजम्पशन चैलेंज करते हो। जब चैलेंज करते हो तब आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। ये जितनी भी हम थ्योरी पढ़ते थे ना एफएससी में, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, तो बोहर मॉडल आ जाता था तो वो कहता था रदरफोर्ड की ये बातें गलत हैं और ये बातें और मेरी ये बातें ठीक हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उसने वो रदरफोर्ड के एजम्पशन पे क्रिटिकल थिंकिंग उसने किए थे, इसलिए उसने कहा कि उसकी ये बातें सही नहीं है। ये तो एजम्पशन को चैलेंज करेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। कंसीडर द आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट्स होते हैं लोगों के, एक पर्सन एक बात कहता है, उसके बिहाइंड वो उसका एविडेंस भी बताता है कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, तो उसको हमने कंसीडर करना है, उस पर हमने सोचना है। कंसीडर अल्टरनेटिव्स, किसी प्रॉब्लम के अल्टरनेटिव कौन से सोल्यूशन हो सकते हैं, कौन से रीजंस हो सकते हैं, तो उस पर भी हमने सोचना है। कंसीडर द कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट को कंसीडर करना होगा कि अगर ये मसला है तो ये किस कंटेक्स्ट में मसला है। तो कंटेक्स्ट के हिसाब से अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि हमारे मुआशरे में अगर हम दूर से किसी मेल पे अगर हम आवाज़ कर लेते हैं, नाम से दूर से पुकार लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यही आवाज़ अगर दूर से आपने किसी फीमेल को दी तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते। तो आप जब भी क्रिटिकल थिंकिंग आपकी तब सही होगी कि आप देखोगे कि उस प्रॉब्लम का कंटेक्स्ट कौन सा है, किस कंटेक्स्ट, किस सिचुएशन में वो प्रॉब्लम आपके पास आ रहे हैं। नो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है आपको उसका सोर्स का पता होना चाहिए, खुद से आप कोई भी बात नहीं कहोगे। सही है, टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा ना, आप उसका आंसर दे रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि यह आंसर आप किसी रिसर्च आर्टिकल से दे रहे हो, या आपने गूगल में देखा, या बुक्स में देखा, या यूट्यूब पे सुना, कहां पे आपने सुना। और एंड में क्या है, इज्यूम्ड अ पोस्चर ऑफ रिफ्लेक्टिव स्केप्टिसिज्म, आपने रिफ्लेक्टिव स्केप्टिसिज्म को भी क्या करना है, इज्यूम करना है। क्या स्केप्टिसिज्म किसे कहते हैं? रिफ्लेक्टिव स्केप्टिसिज्म इसको कहते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने एक काम किया, अब मैं सोच रहा हूं कि इस काम में मुझसे कौन कौन से जो हैं वो प्रॉब्लम हुए, या इस काम में मुझसे कौन सी गलतियां हुई, और वो गलतियां मैं मान लेता हूं, हाँ ये मैंने गलती की, इसको कहते हैं स्केप्टिसिज्म। कि कोई अगर हम पे उंगली उठाए और हम मान ले हाँ आपकी बात सही है, यहाँ पे मैं गलत था, इसको स्केप्टिसिज्म। और ये चीज़ भी हमने एक्सेप्ट करनी है, एक्सेप्ट करेंगे तब हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होगी, कि ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम हम सही पे हो। तो ये की कंपोनेंट्स हैं किस चीज के, क्रिटिकल थिंकिंग के, एमसीक्यूज के लिए याद होने चाहिए। अब हमारे पास है नर्सिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्रिटिकल थिंकिंग को नर्सिंग में क्यों पढ़ते हैं? तो आप लोग इसलिए पढ़ते हो कि हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं क्लिनिकल साइड पे, डिफरेंट सिचुएशन का हमने सामना करना होता है। तो उसमें अगर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी तो हम उस प्रॉब्लम को या सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं कर सकेंगे। The ability of critical thinking increase as the work year increase, and the critical thinking skill can be improved during nursing education. Nursing education में हमारे पास critical thinking की skills improve होते हैं। जितना इंसान का experience बढ़ता है उतना उसका जो है critical thinking बढ़ती है किसी situation या किसी problem के हवाले से। मिसाल के तौर पे अभी आप लोग 5th सेमेस्टर में हैं
हॉस्पिटल क्लिनिकल रोटेशन पे अगर आप लोग जाते हैं तो किसी प्रॉब्लम के बारे में जो आपकी थिंकिंग होती है तो आपके लिहाज से मेरी थिंकिंग आप लोगों से ज्यादा है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस आप लोगों से ज्यादा है। तो नर्सिंग में जितना आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतनी आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। इसलिए जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं वो प्रॉब्लम या सिचुएशन को इजीली कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर लेते हैं। हालांकि हम उसके बारे में सोचते हैं, हम उस पर लगे रहते हैं, सोल्यूशन हमें नहीं नजर आता। तो एक्सपीरियंस जो है उससे आपकी क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होती है। बी रैपिड and dynamic change in the healthcare system, nurses in providing optimal patient care, problem solving, ethical decision making, determine priorities and trained in clinical decision making and critical thinking skill you need to be used। अब आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि क्रिटिकल थिंकिंग हम नर्सिंग में कहाँ यूज करेंगे। देखो डेली बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस आते हैं। कभी कभार इथिकल डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम आता है, इथिकल डायलेमा आपके पास आता है कि अब आपने क्या करना है, तो वहां पे आपने क्रिटिकली थिंक करना होगा। कभी कभार कुछ गलतियां हो जाती हैं, कभी कभार इमरजेंसी आ जाती है, कभी कभार इंसिडेंट्स वगैरह हमारे सामने होते हैं, नई नई बीमारी आ रही है, नई नई मशीन आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह इन्फ्यूजन पंप हो गया, सिरिंज पंप हो गया, कार्डिक मॉनिटर हो गए, एसजी मशीन्स हो गए, तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज वगैरह आ रही हैं, तो इन चीज़ों में एडवांसमेंट हो रही है। इसलिए इन तमाम को ऑपरेट करने के लिए, तमाम प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढने के लिए एक नर्स के लिए ज़रूरी है कि वो थिंकिंग उसकी क्रिटिकल हो। वो क्रिटिकल थिंकर होगा तो किसी भी सिचुएशन को वो इजीली हैंडल कर सकेगा। तो ये इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने एक्सप्लेन किया क्रिटिकल थिंकिंग को और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में। इसी के साथ थिंकिंग के कुछ टाइप्स हमने एक्सप्लेन किए। इस यूनिट में अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। इस यूनिट के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना कांटेक्ट नंबर दिया है, उस पे आप लोग हमसे राब्ता कर सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है आप हमसे पूछ सकते हैं और इस यूनिट के नोट्स आप हमसे मांग सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।